बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जनरल नॉलेज में पढ़ना है अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला और गल्फ़, इस दोनों का आपने ख्याल रखना है। अरेबियन पेनिनसुला और उसके ऊपर अगर हम लिख देते हैं गल्फ़, जो पर्शियन गल्फ़ वगैरह है। अब अगर आप इस चीज़ को देखें, बस एक मिनट, मुझे थोड़ा सा, अब ये आप देखें कि ये एक गल्फ़ है, ये समंदर है, इधर इंडिया, इधर पाकिस्तान और इधर ईरान। ईरान इस साइड के ऊपर, इराक़ इस साइड के ऊपर, इराक़ के साथ ही नीचे कुवैत, और ये दरमियान में ये समंदर वाला हिस्सा है। इस सी जो है वो, दैट सी इज़ सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम 3 साइड्स, 1 साइड, 2 साइड एंड 3 साइड। 3 साइड से ये लैंड सराउंड करती है किसको? सी को। इसको गल्फ़ बोलते हैं। गल्फ़ इज़ अ सी सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम 3 साइड्स, तो ये गल्फ़ कहते हैं। गल्फ़ जब यहाँ से निकलती है तो ये रास्ता नैरो हो जाता है। आप देखें, ये ओमान और उसके साथ यूएई, ये दोनों की एक चोंच अंदर की तरफ घुसती है। ये जो तंग रास्ता है इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हरमुज़। स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट है ये, और उसके बाद फिर दोबारा से एक गल्फ़ की शक्ल बनती है। तो वैसे तो दो इसमें गल्फ़्स बनती हैं। एक ऊपर गल्फ़ है, ये गल्फ़ कहलाती है पर्शियन गल्फ़ या गल्फ़ ऑफ पर्शिया, क्योंकि ईरान का पुराना नाम पर्शिया है तो उसके ऊपर इसका नाम है। और जहाँ पे ये तंग हो जाता है रास्ता, उधर से फिर एक तरह की शेप जो गल्फ़ की तरह की है वो बनती है। ये नैरो रास्ते को वो अक्सर जोग्राफ़र्स मिला देते हैं कन्वीनियंस के लिए, और इसको भी कहते हैं कि ये एक और गल्फ़ है। तो ये दूसरी गल्फ़ का नाम है गल्फ़ ऑफ ओमान, क्योंकि ये कंट्री जो है वो ओमान है। तो गल्फ़ ऑफ ओमान और गल्फ़ ऑफ पर्शिया, ये दोनों मिलकर बनाती हैं गल्फ़। सिर्फ गल्फ़ इसको बोलते हैं। और बीच में से एक नैरो पैसेज वे है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हरमुज़। तो इसके इर्द गिर्द जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको गल्फ़ कंट्रीज़ या फिर खलीजी ममालिक बोलते हैं, क्योंकि ये खलीज है तो खलीज के इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं वो खलीजी ममालिक कहलाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट इसमें खलीजी ममालिक कौन से हैं? ईरान सबसे बड़ा मुल्क है, और उसके साथ सऊदी अरेबिया। दो बड़े मुल्क हैं और आमने सामने हैं। तो ईरान और सऊदी अरेबिया दो बड़े मुल्क हैं, एंड दे आर राइवल टू ईच अदर। और उसके बाद इराक़, फिर उसके साथ नीचे ये कुवैत, और ये जो सऊदी अरेबिया है इसके बिल्कुल साथ ये एक आइलैंड है, इसको बोलते हैं बहरीन। ये आइलैंड है छोटा सा, इसको बहरीन बोलते हैं। उसके नीचे एक छोटी सी कंट्री है जो कि लैंड के साथ जुड़ी हुई है सऊदी अरेबिया को, इसको बोलते हैं कतर। और नीचे आ जाएं तो नीचे ये वाला हिस्सा है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने यूनाइट किया आपस में और एक फेडरेशन बनाई, तो ज़ैद बिन अन्नयान के अंडर। तो इसको हम बोलते हैं यूएई, और साथ में ये नीचे ओमान है। तो ये कंट्रीज़ कोई 8 हो जाती हैं। दोबारा से आप गिन लें, ईरान, इराक़, कुवैत, सऊदी अरेबिया, फिर कतर, बहरीन, फिर कतर और यूएई, और उसके साथ ओमान। ये 8 कंट्रीज़ हैं, और इनमें से 7 कंट्रीज़ सुन्नी अरब कंट्रीज़ कहलाती हैं अक्सर औकात में, और एक कंट्री ईरान शिया इस्लामिक कंट्री कहलाती है। लेकिन इराक़ में भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन शियास की आबाद है, और इसके अलावा बहरीन में भी अच्छी खासी पॉपुलेशन शियास की आबाद है। लेकिन इसके बावजूद ये जो बाकी कंट्रीज़ हैं ईरान के अलावा, इन्होंने मिलकर बनाई थी जीसीसी, जिसको बोलते हैं गल्फ़ काउंसिल ऑफ कोऑपरेशन। 1981 में बनाई थी, और बनाई तो थी आपस में कोऑपरेशन के लिए इकनॉमिक सतह के ऊपर, मगर अंडरलाइंग इसकी रीज़न थी ईरान के रेवोल्यूशन को भेजना, जो कि 1979 में आया था। तो ईरान ने, जो ईरान के फाउंडिंग फादर थे उस रेवोल्यूशन के, उन्होंने ये प्लेज किया था कि वो ईरानियन रेवोल्यूशन को सेपरेट करेंगे मिडल ईस्ट में। तो उनके ख़िलाफ़
GCC एक इत्तेहाद, उस वक़्त इन सारी कंट्रीज़ के ऊपर सुन्नी रूलर्स रूल करते थे और अरब रूलर्स, तो उन्होंने इत्तेहाद बनाया था। सऊदी अरेबिया ऑलमोस्ट लीडर है इस इत्तेहाद का। तो गल्फ़ काउंसिल फॉर कोऑपरेशन, गल्फ़ काउंसिल फॉर कोऑपरेशन ये बनाया था। तो एक इसका, और इसमें कितने मेंबर्स हैं? इसमें 7 मेंबर्स हैं। सिर्फ गल्फ़ में से ईरान इसमें मौजूद नहीं है, बाकी 7 मेंबर्स जो सुन्नी अरब वर्ल्ड के हैं वो इसमें शामिल है GCC में। अच्छा, इस गल्फ़ में एक प्रोमिनेंट फ़ीचर जोग्राफिकली हम देखें तो अरेबियन पेनिनसुला है। अरेबियन पेनिनसुला किसको बोलते हैं, एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं, क्योंकि पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूं, लेकिन चलें, पेनिनसुला कहते हैं, ये गल्फ़ का उलट है। गल्फ़ तो कहते थे सी सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम 3 साइड्स, लेकिन पेनिनसुला कहलाता है लैंड सराउंडेड बाय सी फ्रॉम 3 साइड्स। ये लैंड है और एक साइड से सी, दूसरी साइड से सी, तीसरी साइड से सी, ये 3 साइड से लैंड को सराउंड करता है सी, तो इसको कहते हैं पेनिनसुला। जिस तरीके से इंडियन पेनिनसुला, जब हमने इंडिया के ऊपर थे तो उस वक्त बात की थी, तो इसको कहते हैं पेनिनसुला। हम अब इसमें जो ये पेनिनसुला है, इसमें कौन कौन सी अरब कंट्रीज़ मौजूद हैं? ईरान को निकाल के बाकी कंट्रीज़ और यमन जो नीचे है, सऊदी अरेबिया के साउथ में कौन सी कंट्री है? साउथ वेस्ट में ये यमन और साउथ ईस्ट में ओमान है, और बाकी सारी ईस्टर्न किनारों के ऊपर कंट्रीज़ मौजूद हैं सऊदी अरेबिया के। तो हम देखते हैं दूसरी तरफ ये जो अरेबियन पेनिनसुला है, इस अरेबियन पेनिनसुला में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के अलावा बाकी सारी कंट्रीज़ जो अरब कंट्रीज़ हैं वो इसके एजेस के ऊपर या पेरिफेरी के ऊपर मौजूद हैं, जैसे इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, ओमान और यमन सबसे यहाँ पर और सबसे इम्पॉवरिश्ड कंट्री है ये वाली। अच्छा, एक तरफ इसका ये गल्फ़ मौजूद है, दूसरी तरफ यहाँ पे नीचे जो अरेबियन सी है वो मौजूद है, यहाँ पे अरेबियन सी साउथ में अरेबियन पेनिनसुला के, और तीसरी यहाँ पर बाएं तरफ यानी लेफ़्ट पर, जिसको वेस्ट भी बोलते हैं, ये है रेड सी। इसको क्या बोलते हैं? रेड सी। ये मैं शायद आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। इसका रेड सी इस वजह से नाम है कि यहाँ पे ख़ास किस्म की एल्गी उगती है जो जब अपने ब्लूम के ऊपर होती है तो मरने से पहले वो रेड कलर की बन जाती है, और इस तरीके से सी के कुछ पार्ट्स रेड कलर के नज़र आती हैं, सी के अंदर उगती है, तो इसलिए इसको उसके ऊपर नाम दिया गया रेड सी। तो ये अरेबियन पेनिनसुला को हम पढ़ेंगे क्योंकि ईरान को हम पढ़ चुके हुए हैं पहले, और ईरान को बड़ी तफसील से हमने पढ़ा है। अब हम अरेबियन पेनिनसुला जो कि गल्फ़ के साथ मिलता है, लेकिन सिर्फ एक कंट्री गल्फ़ की कंट्री नहीं है, वो है यमन, क्योंकि यमन जो है गल्फ़ ओशन के साथ बॉर्डर नहीं करती है। यमन बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्री है, रेड सी के साथ ये करती है, और यहाँ पर इसका एक पोर्ट है जिसको कहते हैं अदन, इसको अदन बोलते हैं, और इस अदन की वजह से ही ये जो गल्फ़ एक तरह से बनती है उसको हम बोलते हैं सी ऑफ अदन या गल्फ़ ऑफ अदन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? गल्फ़ ऑफ अदन बोलती है। और इसके साथ ही ये सारा एरिया क्या स्टार्ट हो जाता है? ये अफ्रीका है। अब अफ्रीका जो है वो सारा एक कॉन्टिनेंट है। तो अरब, एक बात याद रखें कि ये जो अरब है, ये अरब पेनिनसुला जोग्राफर्स के मुताबिक कि किसी ज़माने में इस अफ्रीका के साथ मिलता था। ये अफ्रीका है, इस अफ्रीका के साथ मिलता था, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक ड्रिफ्ट की वजह से, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंडर ये आहिस्ता आहिस्ता जुदा होता गया, और इस तरीके से ये जो रास्ता है वो बन गया और इसमें सी का वाटर आ गया। ख़ास तौर पर ये अदन के करीब जो यमन का इलाका है, ये किसी ज़माने में ईस्ट अफ्रीका, ये वाला हिस्सा ईस्ट अफ्रीका इसके साथ मिलता था, लेकिन बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ और उस अर्थक्वेक के नतीजे में ये हिस्सा कट गया इसमें से, और एक स्ट्रेट यानी नैरो पैसेज बन गया। इस स्ट्रेट को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदब, इसको बोलेंगे स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदब। ये स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदब है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे गल्फ़ ऑफ अदन में दाखिल होती हैं, फिर स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदब में दाखिल होती हैं, फिर रेड सी में चले जाती हैं। रेड सी से ऊपर आएँ तो यहाँ ये हिस्सा जो है
ये वाला हिस्सा, यहाँ से एक निकलती है स्वीज कैनाल, स्वीज कैनाल से होते हुए आप यूरोप के करीबी मेडिटरेनियन सी में चले जाते हैं, मेडिटरेनियन सी में चले जाते हैं, और मेडिटरेनियन सी के ऊपर आपको पता है यूरोप है। तो एक शॉर्टेस्ट रूट है जो कि यूरोप को एशिया के साथ मिलाता है। तो हम देखते हैं, ये तो थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमने इस अरेबियन पेनिनसुला की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है, ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया की। तो सऊदी अरेबिया के बारे में हम पढ़ते हैं। अब ये सऊदी अरेबिया आपके सामने ये मैंने बनाया है। तो सऊदी अरेबिया की थोड़ी सी ज्योग्राफी के बारे में बात कर लें कि ज़्यादातर ये हिस्सा या सारा ही अरेबियन पेनिनसुला ज़्यादातर डेजर्ट है, और यहाँ पर जो रेनफॉल है वो 10 सेंटीमीटर से कम होती है। ऑलमोस्ट सारे एवरेज अगर हम लगाएं 10 सेंटीमीटर से कम जहाँ पर भी रेनफॉल हो, इसका मतलब है कि वो एरिया डेजर्टेड कंडीशंस शो करता है। अब 10 सेंटीमीटर क्या होता है? 10 सेंटीमीटर नापने के लिए होता है अगर टोटल रेनफॉल जितनी भी इस पूरे एरिया में हुई है, किसी भी एक यूनिट एरिया में जितनी भी रेनफॉल हुई है पूरे साल की, अगर उसको कलेक्ट कर लिया जाए, वो सोक ना करें अंदर, तो फिर उसको एक जगह पे रखा जाए तो कितने आपके घुटने उसमें डूबते हैं, तो उसको सेंटीमीटर से पैमाइश करते हैं तो 10 सेंटीमीटर। हालांकि कई एरियाज़ में 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा कुछ दुनिया के ममालिक हैं वहाँ पर रेनफॉल होती है, लेकिन जहाँ पर 10 सेंटीमीटर या उससे कम हो रेनफॉल, उसको कहते हैं वो डेजर्ट कंडीशंस है। अच्छी खासी डेजर्ट कंडीशंस यहाँ पे मौजूद हैं। अगर हम ऑयल के बारे में बात करें तो दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स इस पेनिनसुला में पड़ा हुआ है, यानी और ज़्यादातर ऑयल जो है वो पर्शियन गल्फ़, ये जो पर्शियन गल्फ़ है इसके किनारों के ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पे अच्छा खासा ऑयल है अरेबिया का, और चूँकि सबसे ज़्यादा लैंड पर्शियन गल्फ़ के करीब करीब यानी ईस्टर्न साइड के ऊपर मौजूद है सऊदी अरेबिया की, इस वजह से सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स भी उसके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक और 1990s के अंदाजे के मुताबिक उस वक़्त के प्रूवन जो रिजर्व्स थे दुनिया के ऑयल के, उसका 1 quarter of the proven reserves of the oil resources they were lying in Saudi Arabia. So this was Saudi Arabia. Then afterwards no doubt जो गल्फ़, इसके फ्रिंजेस के ऊपर, गल्फ़ के ऊपर जो कंट्रीज हैं वहाँ पे भी ऑयल और गैस की दौलत से मालामाल है। जैसे ये कवैत है, कवैत में बहुत सारा ऑयल है। जैसे इधर इराक़ है और इराक़ में ऑयल है। फिर ईरान का वो वाला हिस्सा जो गल्फ़ के साथ साथ पड़ा हुआ है उसमें बहुत ऑयल है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखें ये वाला है कतर, कतर में बहुत सारी दुनिया गैस और ऑयल के बड़े बड़े रिज़र्व्स हैं, यूएई में मौजूद हैं। तो इनमें बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं। तो इस एरिया में ऑयल रिजर्व्स मौजूद है। ये सारा एरिया जो है वो रबाउल खाली बोलते हैं, रबाउल खाली यानी कि एम्प्टी क्वार्टर, एम्प्टी क्वार्टर, ये वाला एरिया एम्प्टी क्वार्टर इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये सारे का सारा डेजर्ट है। और आज भी यहाँ पे कारावान्स, कैमल्स वाले कारावान्स यहाँ पे चलते हैं, जो कि पुराने बद्दू कारावान्स में सफ़र करते थे, आज भी यहाँ से सफ़र करते हैं। बहुत कम जगहों के ऊपर पानी मौजूद है और ऑलमोस्ट तपती हुई धूप है, और जो डेजर्ट हम अपने ज़हन में सोचते हैं वो वाला है। अच्छा, अब दूसरी तरफ ये वाला एरिया जो है सतह समंदर से नीचे है। आहिस्ता आहिस्ता हम देखें तो वेस्ट की तरफ ये ओशन से, सी से ऊपर होता जाता है। ये वेस्टर्न एरिया है, यानी कि रेड सी के पास। ये क्या है? ये है रेड सी, रेड सी है, रेड सी के पास वाला ये वाला एरिया है। ये रेड सी के पास वाला एरिया इज़ डॉटेड बाय माउंटेन्स, यानी कि यहाँ पर माउंटेन्स हैं, और कुछ माउंटेन की जो एवरेज हाइट है वो ऑलमोस्ट है 10,000 फीट के करीब। यहाँ पर इसलिए रेड सी से आने वाली जो मॉइस्ट विंड्स होती हैं वो माउंटेन्स उसको कैप्चर कर देती हैं, दे कॉज रेनफॉल हियर। तो इस एरिया में एज़ कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ सऊदी अरेबिया मोर रेनफॉल अकर्स। और जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं यहाँ पर भी कुछ माउंटेन्स हैं तो वहाँ पर भी पाई जाती है। अच्छा, इस तरफ को मैंने देखा, आपको बताया कि ईस्ट की तरफ ऑयल के बड़े बड़े रिजर्व्स हैं सऊदी अरेबिया के, जो कि इस गल्फ़ के साथ लगने वाला एरिया है। तो रेड सी के साथ लगने वाले जो माउंटेन्स हैं ये भी मिनरल रिच माउंटेन्स हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और
बहुत सारे दूसरे मिनरल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं जिनकी मालियत ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाती है। अभी सऊदी अरेबिया ने फैसला किया है कि वो सिर्फ ऑयल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करेगा और इन माउंटेन से निकलने वाले मिनरल्स को भी यूटिलाइज करके इंडस्ट्रियलाइजेशन करेगा। और इस एरिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन मौजूद भी है क्योंकि ऑयल से पावर प्लांट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर वो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये तो हमने इसका देख लिया एक जनरल सही टोपोग्राफी यानी कि लैंड फॉर्म्स जो हैं, यानी ये प्लेन एरिया है लेकिन यहाँ पर ऑयल रिजर्व्स पाए जाते हैं यहाँ पर और जो राइस होती है सऊदी अरेबिया की लैंड वो होती है ईस्ट से वेस्ट की जो किनारा है वेस्टर्न पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया दैट इज़ फ्रिंज्ड बाय माउंटेन्स विच इज़ लोकेटेड नियर रेड सी के करीब जो लगता है। और इसके अलावा एक ये वाला हिस्सा है जिसको रबाउल खाली बोलते हैं, एम्प्टी क्वार्टर है। अच्छा, एक और तरीके से हम देख लेते हैं इस जोग्राफी को, जो दरमियानी हिस्सा है उसको नजद बोलते हैं। नजद, दरमियानी हिस्सा नजद है और नजद में ही रियाज यानी कैपिटल है, रियाज यानी कि कैपिटल है नजद में ही। तो उसके बाद जो ये वेस्टर्न हिस्सा जो रेड सी के साथ लगता है, वेस्टर्न हिस्सा जो रेड सी के साथ लगता है इसको कहते हैं हिजाज, हिजाज का एरिया इसको बोलते हैं। और हिजाज के एरिया में ये नीचे मक्का और ऊपर मदीना है, नीचे मक्का और ऊपर मदीना है। तो मक्का के पास वैसे यहाँ पे जद्दा भी मौजूद है जो कि रेड सी के पास है और अच्छा खासा वहाँ पे मौसम अच्छा होता है। मक्का जो है वो डेजर्टेड कंडीशंस है लेकिन मदीना काफ़ी जो है प्लेजेंट वहाँ पे वेदर होता है और मदीना से ऊपर भी अगर आप चले जाएं तो ज़्यादा वेदर प्लेजेंट होना शुरू हो जाता है। ये वाला हिस्सा जो बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट था ये किसी ज़माने में शाम का हिस्सा होता था और शाम के ऊपर रोमन बाइजेंटियंस का कब्ज़ा होता था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था। और वो जो मक्का से निकलने वाले जो कारवान्स थे जो ट्रेड करते थे वो इधर ही शाम की तरफ वो अपनी सामान को लेके जाते थे। दूसरी तरफ यमन से कारवान आते थे ट्रेड के लिए और ऊपर से सीरिया से कारवान आते थे ट्रेड के लिए। इधर से रास्ते निकलते थे सिल्क रूट के और इधर से ट्रेड के लिए आते थे और ज़्यादातर लोग मक्का को सेंट्रल पॉइंट बनाते थे। तो मक्का इस वजह से ट्रेडिंग सेंटर बन गया था जिस ज़माने के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई थी। तो उससे पहले भी, और इसलिए मक्का जो है वो इस ट्रेड की वजह से, इस सेंट्रल फोकल पॉइंट ऑफ ट्रेड की वजह से बहुत प्रॉस्परस था बाकी एरिया से। तो हम ये कह सकते हैं कि, और मक्का के बारे में ये भी कहा जाता है कि दिस इज़ सेंट्रल पॉइंट ऑफ अर्थ, ये सेंट्रल पॉइंट फोकल पॉइंट ऑफ द अर्थ है। अच्छा जी, आगे हम ये तो थोड़ी सी ज्योग्राफी हमने देख ली, अब हम इकॉनमी की तरफ आते हैं। इकॉनमी आप सबको पता है पेट्रो डॉलर के ऊपर बेस करती है। जो सऊदी अरेबिया की अरामको जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, ऑयल कंपनी, वो दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनी भी कहा जाता है। यहाँ पर इंटरनेशनल जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो भी मौजूद हैं जो कि ऑयल को निकालती हैं। यहाँ पर रिफ़ाइनरीज़ हैं बड़ी बड़ी, और रिसेंटली यमन से भी अटैक हुआ था उन रिफ़ाइनरीज़ के ऊपर ड्रोन्स के ज़रिए से, जो कि और फिर इधर से पाइपलाइन आती है ख़ास तौर पर रियाज़, और रियाज़ के बाद वो हिजाज़ की तरफ जाती है जो बहुत बड़ी पाइपलाइन है। उस पाइपलाइन को भी फोड़ा था हौसीस ने अटैक करके, जो कि वाकई रियाज़ की इकॉनमी को एक दफ़ा हिला के रख दिया था। तो इकॉनमी ज़्यादातर तो पेट्रो बेस्ड है, पेट्रो डॉलर आता है, लेकिन गवर्नमेंट सऊदी अरेबिया ख़ास तौर पे 2010 की अगर हम बात करें तो अगर दो कंट्रीज़ जो ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुई थी वर्ल्ड रिसेशन से और उनके पास अच्छे खासे डॉलर्स रिज़र्व्स मौजूद थे, एक चाइना था और दूसरा सऊदी अरेबिया था, इनके पास अच्छे खासे रिज़र्व्स मौजूद थे। कुछ और भी कंट्रीज़ मौजूद थी जैसे रशिया, इंडिया, ये भी ठीक थी, लेकिन इनके पास ऑयल की दौलत की वजह से बहुत पैसा आया। सऊदी अरेबिया हमेशा चाहता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने एक दफ़ा 1973 में जब इज़राइल अरब वॉर हुई थी तो सऊदी अरेबिया ने, जिसमें शाह फैसल उस वक़्त के
किंग थे, उन्होंने बाकी सारी गल्फ़ कंट्रीज़ को और ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब कंट्रीज़ को जमा किया था और ऑयल एम्बार्गो लगाया था, यानी ऑयल को एज ए वेपन इस्तेमाल किया था अगेंस्ट दोज कंट्रीज़ विच आर सपोर्टिंग इज़राइल। तो वो ऑयल एम्बार्गो बहुत मशहूर है, ऑयल एम्बार्गो। उसके बाद से दुनिया वालों ने कहना शुरू कर दिया था कि ऑयल एक बहुत बड़ी पावर है जो कि हाथ में है अरब्स के, और इस ऑयल को वो वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी वक्त पूरी दुनिया की इकॉनमी को हिला के रख दिया था उस वक्त, और वेस्ट और जापान और ईस्टर्न वो वाली कंट्रीज़ जो कि इज़राइल को सपोर्ट कर रही थी वेपन्स के साथ, उन्होंने घुटने टेक दिए थे। और इस ऑयल एम्बार्गो बड़ा इफ़ेक्टिव रहा था। इससे कीमतें जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत बढ़ गई थी, और जब इन्होंने ऑयल एम्बार्गो को ख़त्म किया तो बढ़ी हुई कीमतों के ऊपर ऑयल को बेचना शुरू किया, और उसके बाद उनको पता चला कि ये कितनी बड़ी ताकत है, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक एसेट, जो उनके हाथ में है, पूरी दुनिया की इकॉनमी को हॉल्ट कर सकते हैं इस वेपन के साथ। लेकिन सऊदी अरेबिया हमेशा से फ़िक्रमंद रहा है कि अगर ऑयल का वेपन हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ख़िलाफ़ फूड का वेपन भी इस्तेमाल हो सकता है। सऊदी अरेबिया की एग्रीकल्चर इतनी अच्छी नहीं है, सारी की ऑलमोस्ट ज़्यादातर हिस्सा जो है वो डेज़र्ट है, इरिगेशन नहीं हो सकती है क्योंकि वाटर रिसोर्सेज यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं या ना होने के बराबर है। तो सऊदी अरेबिया ने एक कैंपेन स्टार्ट की अपने मुल्क में एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने के लिए। उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे वेल्स जो डेज़र्ट्स में और ईस्टर्न पार्ट के ऊपर उन्होंने बहुत सारे वेल्स खोदे और इरिगेट करने की कोशिश की फार्म्स को, लेकिन वो वेल्स सिर्फ वन टाइम वाटर देते थे और उसके बाद वो सूख जाते थे। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर उसके बाद उन्होंने डीसैलिनाइजेशन का बहुत बड़ा प्लांट लगाया। डीसैलिनाइजेशन का मतलब है कि उन्होंने जो समंदर का पानी है उसमें से सॉल्ट को क्लियर करके तो फ्रेश वाटर यानी साफ़ वाटर को पाइप्स के ज़रिए से या आर्टिफिशियल कैनाल्स के ज़रिए से पहुंचाया दूर दूर तक, ताकि नीड को पूरा किया जा सके फार्मिंग की। लेकिन ये बहुत महंगा प्रोजेक्ट है। इवन रिच गल्फ स्टेट लाइक सऊदी अरेबिया which is rich in energy resources that cannot afford such an expensive project of desalination and provide water or supply water to all the कॉर्नर्स ऑफ सऊदी अरेबिया। सिर्फ डीसैलिनाइज्ड जो वाटर है ये ईस्टर्न जो फ्रिंज है उसकी कुछ शहरों तक आता है और इंटरनल पार्ट में कुछ तक आता है, लेकिन वो हर एक जगह पे नहीं मिलता। वाटर एक इंतहाई प्रेशस कमोडिटी है सऊदी अरेबिया में। उनके लिए तेल इतना महंगा नहीं है जितना वाटर महंगा है, और वहाँ पे कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि साफ़ वाटर उतने ही भाव पे उनको बेचा जाता है जितने भाव पे हम पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल लेने के लिए जाते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जहाँ पर अक्सर औक़ात तेल और नेचुरल गैस और पानी जो है, वाटर जो है, ये इनकी लेयर्स जो हैं पास पास होती हैं। तो जब भी सऊदी अरेबिया में वाटर के लिए वेल निकाला जाता था तो तेल निकल आता था वाटर की जगह पे। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है सऊदी अरेबिया का, और वो कंसर्न है कि अगर हमारे ख़िलाफ़ फूड वेपन इस्तेमाल हो गया तो हम नहीं बच पाएंगे, क्योंकि किसी जो फूड सिक्योर कंट्री नहीं होती है वॉर में उसका सबसे बड़ा नुकसान होता है। हमने देखा कोरोना लॉकडाउन के दिनों में एग्रीकल्चर या फूड सिक्योरिटी बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट दैन द ऑयल सिक्योरिटी। तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं सऊदी अरेबिया की इस वो को। अब दूसरी जो इकॉनमी का बड़ा हिस्सा है, यानी एक तो हो गया पेट्रो डॉलर जो सऊदी अरेबिया का है। जिस दिन पेट्रोल की अहमियत ख़त्म हो गई दुनिया में, सऊदी अरेबिया की पावर डिक्लाइन कर जाएगी। तो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दूसरे नंबर के ऊपर सऊदी अरेबिया इस वक्त होलीस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पर, जैसे मक्का है, मदीना है, और इनको जो है वो वेनरेट किया जाता है सारी इस्लामी दुनिया में। तो टूरिज़म दूसरा बड़ा सोर्स है इनकम का, पूरी दुनिया से लोग आते हैं और ये सोर्स कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता कि लोग मक्का और मदीना में हज करने के लिए सेक्रेड प्लेसेस के ऊपर आते हैं। तो उससे भी बहुत ज़्यादा इनको जो है अर्निंग होती है। और तीसरे नंबर के ऊपर अब ये कोशिश करें कि इंडस्ट्रियलाइज़ किया जाए, क्योंकि ये माउंटेन्स इनके पास मौजूद हैं जो मिनरल रिच है, ख़ास तौर पे मेटालिक मिनरल्स, और यहाँ से वो मेटालिक मिनरल्स निकाल के
तो इंडस्ट्री में लगाएं और इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस के साथ वो अपनी इकॉनमी को डाइवर्सिफाई करें। अभी अब सऊदी अरेबिया की इकॉनमी को धचका लगा, ख़ास तौर पे ईरान सऊदी जो सिविल वॉर की सी कंडीशन है इस पूरे रीजन में, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में वो अपनी प्रॉक्सीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, ख़ास तौर पर ईरान शिया प्रॉक्सीज़ को, सऊदी अरेबिया सुन्नी प्रॉक्सीज़ को, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया की इकॉनमी को अच्छा खासा धचका लगा है। ख़ास तौर पर उनकी कैंपेन जो यमन में हौसीज़ के ख़िलाफ़ है, ये यमन का एरिया है, यहाँ पे हौसीज़ के ख़िलाफ़ जो उनकी कैंपेन है। दूसरी तरफ इराक़ में जो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है उसमें ईरान और सऊदी अरेबिया अपनी प्रॉक्सीज़ को मदद कर रही हैं। फिर सीरिया में, तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है, यमन, इराक़ और सीरिया, जिसमें ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार हैं और उससे सऊदी अरेबिया की इकॉनमी को काफ़ी हद तक धचका लगा है इन वॉर्स में पैसा लगाने की वजह से, ख़ास तौर पे यमन में। तो इस उसके बाद से सऊदाइजेशन का भी प्रोसेस स्टार्ट हुआ है कि ज़्यादातर सऊदी जो यूथ हैं उनको जॉब मिले और बाकी जो एक्सपैट्रिएट्स हैं उनको अपने घरों को वापस भेजा जाए। जैसे रिसेंटली इस वॉर के नतीजे में पाकिस्तानी बहुत सारे जो वर्कर्स ओवरसीज़ काम कर रहे थे सऊदी अरेबिया में, वो वहाँ से या निकल आए हैं या निकाले गए हैं और वापस पाकिस्तान में आए हैं। तो एक तो इकॉनमी के बारे में हमने इस तरीके से, अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में।